हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण, राजधानी कोचिंग अतीत से लेकर वर्तमान तक कंटिन्यूटी के साथ प्रत्येक प्रश्न में कुछ नई जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। आइए और इससे जुड़कर न्यूनतम समय में अधिकतम रिटर्निंग को प्राप्त कीजिए। इसमें चलेगा। पहला जो प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट, ब्लू ग्रास, घास, ग्रास मतलब क्या है? घास। यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की घास होती है जो नीला रंग लिए हुए होता है और विशेषकर चारागाह के लिए वो क्षेत्र जो है चारागाह के लिए जाना जाता है। वहाँ बड़े पैमाने पर पशुधन को प्रयोग में लाया जाता है। तो जगह कौन है? केंटुकी। वो जगह का नाम है केंटुकी। जगह का नाम है कैलिफोर्निया, जहाँ उसके दूर संचार का केंद्र है, आईटी सेक्टर का वो केंद्र है। सिलिकॉन वैली के नाम से उसे जाना जाता है। टेक्सास उसका विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए जाना जाने वाला उद्योग क्षेत्र है। फिर आपके क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दोबारा आपके बोर्ड पर है। Which US state is also called the blue grass state? अर्थात पुराना क्वेश्चन ही, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल, बादल मेघ, बादल को समान अवस्था में मेघ के नाम से भी जाना जाता है। बादल को जो है समान अवस्था में मेघ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेघ कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका पक्षाव स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, एक होता है पक्षाव मेघ, ये जो होता है आपका वर्षा मेघ। तो अलग अलग, जितना बादल धरातल से ऊंचाई पर अवस्थित होता है, वर्षा होने की संभावना उतना ही कम होगा। नंबर एक, जितना बादल ऊंचाई पर होगा उसकी लेयर उतना ही पतला होगा। अब देखिए यहाँ पर है पक्षाव स्तरीय मेघ, इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई होती है। 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में इसकी ऊंचाई होती है। और एक कपासी मेघ, कपासी मेघ की जो वर्षा होती है वह संवहनीय वर्षा कहलाती है। वह वर्षा जो है संवहनीय वर्षा, कपासी मेघ की जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा कहलाती है, जो विषुवतरेखीय प्रदेश के क्षेत्र में होता है। मूसलाधार वर्षा इससे होती है। ये कपासी मेघ जो है 1.5 से 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में होता है। तो जो बादल जितना नीचे होगा उतना अधिक वर्षा होगा, जितनी ऊंचाई पर होगी उतनी कम वर्षा होगी, या वर्षा नहीं होगी। जितनी ऊंचाई पर होगी उसका परत उतना ही पतला होगा। तो यहाँ पर देखिए पक्षाव स्तरीय, जो किसी वर्षा होती ही नहीं है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर? देखिए जलवायु के आधार पर कटिबंध मतलब ये कितने भाग होंगे? उसका एक जो होता है जीरो, साढ़े 23, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसे भी कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसे कहते हैं शीत कटिबंध।
शीत कटिबंध। तो ये 3 प्रकार का मूलतः कटिबंध के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये एशिया में देखिए उत्तरी ये जो यूरोप है ये पूर्णतः ऊपर के क्षेत्र में अवस्थित है। एशिया में ये तीनों प्रकार के कटिबंध। अब देखिए एशिया भारत शीतोष्ण से जुड़ा हुआ भी है, इंडोनेशिया आपका ध्रुव और कुछ क्षेत्र जो है इसका ध्रुवीय क्षेत्र में ही पड़ जाता है। तो एशिया महादेश जो है तीनों कटिबंध तीनों में अवस्थित एशिया होता है। यूरोप केवल और केवल शीतोष्ण और शीत कटिबंध में अवस्थित होता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु देखिए पृथ्वी में क्या होती है, धातु में सबसे नंबर 1 पर जो है वह आपका है एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, तांबा जस्ता काफी कम मात्रा में। तो पृथ्वी के निर्माण में सबसे अधिक एल्यूमिनियम है 8.13%, लोहा की मात्रा 5%। तो चूंकि पूछ रहा है दूसरा पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है दूसरा। पृथ्वी के निर्माण में कई तत्व हैं। यहाँ चलिए आपको पूछा जाने वाला धातु पूछा है। अभी हम तत्व में देखें तो सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन, छियालीस 46.80%। ऑक्सीजन जो है वो कितना है 46.80% ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन है नंबर दूसरा पर 27.72%, एल्यूमिनियम 8.3%, लोहा 5%। किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा को यदि हम देखें, अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा को यदि देखें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा मिलती है चीन से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा मिलती है भूटान से और म्यांमार से। 3 देश की सीमा मिलती है अरुणाचल प्रदेश से। पश्चिम बंगाल की सीमा को देखें, पश्चिम बंगाल का यदि हम सीमा को देखते हैं इसकी सीमा मिलती है नेपाल से। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से मिलती है और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के अलावा फिर मिलती है भूटान से। इसकी भी सीमा 3 देश से मिलती है। सिक्किम की सीमा चीन से, नेपाल से और भूटान से। यहाँ पर 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा 3 देश से मिलती है। ये राज्य कौन है? यहाँ लेकिन यहाँ जो पूछा है नेपाल, भूटान और चीन, ये हो गया सिक्किम। और बचा मेघालय। तो मेघालय की सीमा मूलतः जो कैसे मिलती है वो है बांग्लादेश से मिलती है। तो सीमा से जुड़ा हुआ 3 देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है चीन, भूटान, म्यांमार। पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से सबसे अधिक लंबी सीमा है। नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर पाकिस्तान है। निम्नलिखित में कहाँ सेंटमेई जनजाति पाई जाती है? अब अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी के क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति का नाम क्या है? टोडा जनजाति है। इसके अलावा जो है अन्य जनजाति में आप देखेंगे लाहौल स्फीति अर्थात हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जनजाति में कौन है? लाहौल स्फीति के क्षेत्र में वो है स्वांगला,
लक्षद्वीप के क्षेत्र में मेलाचारी जनजाति और निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी मध्य प्रदेश में है। तवा नदी कहाँ है? ये नदी मध्य प्रदेश में। अब देखिए महानदी जो है निकलती है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ये निकलती है छत्तीसगढ़ से और नदी चल जाती है कहाँ? छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों निकलती है मध्य प्रदेश से। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। ताप्ती निकलती है मुल्ताई से। दोनों नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गिरती है अरब सागर में, है ना। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु अर्थात दिसंबर जनवरी में। दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है। दिसंबर जनवरी में वर्षा जो होती है कहाँ होती है? उसी समय वर्षा जो है अब देखते हैं अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर जो वर्षा होती है उसे लौटती मानसून से वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा कहाँ होती है? ये वर्षा होती है तमिलनाडु। ये वर्षा कहाँ होती है? ये वर्षा होती है लौटती मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु। लौटती मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में लौटती मानसून से वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर महीना में, जिसे एक उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो वर्षा हो रही है वर्तमान समय में वो वर्षा क्या कहलाती है? वो कहलाती है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। ये अरब सागर से होती। तो भूमध्य सागर में उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर में उठने वाला, भूमध्य सागर में उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में जो वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उठती है? तो भूमध्य सागर में उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ? भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्योंकि पहली नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना 1881 से शुरू होती है लॉर्ड रिपन के कारण। लॉर्ड मेयो का शासनकाल है 1869 से 1872 तक। लॉर्ड रिपन का काल है 1880 से 1884 तक। लॉर्ड लिटन का काल है
1876 से 1880 तक। लॉर्ड डफरिन का काल है 1884 से 1888 तक। लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। लॉर्ड मेयो तो लॉर्ड रिपन आ ही गया है ना। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर है? तो प्रतिस्पर्धा तो किसका होता है? ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा पर होता है। राजनियंत्रण साम्यवादी होता है। न्याय दृष्टि से अर्थात जो धनी व्यक्ति है, जो समृद्ध व्यक्ति है, अपनी धन को एक न्यास बदल दे ताकि उसका लाभ समाज के निम्न तबके या समाज के अन्य वर्ग के लोगों को प्राप्त हो सके। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता के लिए आजकल लगातार जो है सो संघर्ष चल रहा होता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। उपभोक्ता अधिकार की शुरुआत होती है 1965 से। रॉल्फ नाडर जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के लिए अधिकार के लिए वो संघर्ष किए हैं। सबसे पहले वो अमेरिका के थे। तो 15 मार्च से इसकी शुरुआत होती है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, अर्थात 10 वर्ष में देखिए 2001 से 11 हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? एक दशक में लगभग 17.5%। एक दशक में लगभग 17.5% हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई। जैसे जैसे हमारा देश विकास करता जा रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि लगातार जो है निरंतर घटते जा रही है। 1991-2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि जो है लगभग 21% के दर से था। तो सबसे कम जो है जो सबसे बाद में हुई, जो सबसे कम वृद्धि दर का रहा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखिए निजीकरण क्या है? कहीं कहीं से हम लोग बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसकी शुरुआत होती है 1991 से। नई आर्थिक नीति के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह माने जाते हैं। इसमें क्या सभी हो जाता है? वैश्वीकरण किसको कहते हैं? विश्व को एक बाजार के रूप में बदल देना। उदारीकरण, भारतीय कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी दोनों को एक समान व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराना। निजीकरण अर्थात तकनीकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निजी पूंजी को भी बढ़ावा देना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में अब तक इसकी सबसे पहले शुरुआत तो कांडला से की गई। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में 2006 से इसकी शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहन देना। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत किया गया कि जो वस्तु हम विदेश से आयात करते हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में ही उसका उत्पादन करे, जहाँ श्रम भी सस्ता है, कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और यही से उस वस्तु को विदेश निर्यात करे, जिससे हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र निर्यात में वृद्धि हो, विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो। भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया? भारत दुनिया का पहला देश, पूरे विश्व का भारत पहला देश रहा जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। भारत पूरे विश्व का प्रथम देश रहा जिसने जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में लाने के लिए 1952 से इसी विधिवत तौर पर उसका जो होता है वह 1953 से उसकी शुरुआत करते हैं
तो 1953 1 अप्रैल 1953 से, जहाँ पूरे भारत में हम दो हमारे दो मम्मी पापा के हम दो बच्चे की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से हैं। पहला बच्चा जल्द नहीं दूसरा बच्चा, पहला बच्चा जल्द दूसरा बच्चा भी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं, बराबर स्लोगन दिया गया ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और जनसंख्या को कंट्रोल में लाया जा सके। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण है। छिपी हुई बेरोजगारी किसको कहते हैं? जिसका सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता शून्य। व्यक्ति तो कार्य कर रहा होता है लेकिन कार्य करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े। व्यक्ति कार्य कर रहा होता है लेकिन कार्य करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे कहते हैं सीमांत उत्पादकता। काम तो कर रहा है लेकिन काम करने से उत्पादन पर, ये विशेषकर देखने को मिलता है कृषि क्षेत्र। कहाँ मिलती है? तो कृषि क्षेत्र। कृषि किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र। जिसे हम सीधे प्रकृति से, नेचर से प्राप्त करते हैं, जिसे हम सीधे प्रकृति से या नेचर से प्राप्त करते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? उद्योग, विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में सेवा को रखा जाता है। देश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का होता है। जैसे जैसे कोई देश विकास करता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान में वृद्धि होती है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक उधार देता है उसे कहते हैं अल्पकाल में। अब ब्याज दर तो हुआ कि जब बैंक जो है, व्यापारिक बैंक, जब व्यापारिक बैंक, अल्पकाल में क्या होता है? जब व्यापारिक बैंक जो है, जब आम जनता को, व्यापारिक बैंक आम जनता को ऋण देता है तो उसे बैंक कहते हैं ब्याज दर। बैंक दर ये होती है दीर्घकाल की। जब आरबीआई व्यापारिक बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, उसे बोलते हैं बैंक दर। रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई व्यापारिक बैंक से कर्ज प्राप्त करता है, व्यापारिक बैंक से कर्ज प्राप्त करता है और उसके बदले में कर्ज प्राप्त करता है और उसके बदले ऋण देता है, उसके बदले ब्याज देता है। और रेपो रेट, जब आरबीआई अल्पकाल के लिए 2 सप्ताह 14 दिन के लिए अल्पकाल के लिए ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट को रीपरचेजिंग रेट भी कहा जाता है। जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शेयर, गोल्ड, बॉन्ड के पुनर्खरीद पर, रीपरचेजिंग पर अल्पकाल के लिए ऋण देता है। अर्थात आरबीआई कहता है ऋण देंगे, बदले में आपके पास जो सोना, शेयर, गोल्ड हमारे पास गिरवी रख दो, बेच दो और उसके बदले में पैसा ले जाओ, पैसा वापस करो, सोना को अपने वापस ले जाओ, तो इसलिए हमको इतना ब्याज देना होगा। मुद्रास्फीति की दर के माप को किस आधार पर होती है? मुद्रास्फीति किसको कहते हैं?
जब किसी भी बाजार में वस्तु की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक, जब किसी भी बाजार में वस्तु की तुलना में मुद्रा की माप अधिक हो, मुद्रा ज्यादा हो वस्तु कम, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है, गिरावट आती है। जब मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट हो, मुद्रा की परचेजिंग पावर में कमी आए तो उसे क्या बोलते हैं? क्रय शक्ति में कमी आना, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति की माप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, सभी का सब तीनों का प्रयोग लाते हैं। ये सबसे प्रभावी होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सबसे अधिक प्रभावी होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, और दूसरा प्रभावी होता है डब्ल्यूपीआई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, जब बाजार में वस्तु की तुलना में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर में गिरावट हो, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति, उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। कंट्रोल में यदि मुद्रास्फीति हो, नियंत्रित मुद्रास्फीति हो, तो देश के विकास के लाभदायक होता है, और अनियंत्रित हो जाए तो देश के लिए वह नुकसानदायक होता है। आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? आर्थिक नियोजन की शुरुआत की सबसे पहली बार 1934 में द प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में सर विश्वेश्वरैया के द्वारा, भारत में पहली बार जो है विश्वेश्वरैया के द्वारा पहली बार 1934 में पहली बार जो है उन्होंने आर्थिक नियोजन के लिए सिफारिश किया कि देश के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए 10-10 वर्षों की आर्थिक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जो योजना प्रस्तुत किया, उसका नाम दिया गया कांग्रेस योजना। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस योजना के नाम से पीसी महालानोबिस, इनके नेतृत्व में 1949 में राष्ट्रीय आय आयोग, राष्ट्रीय आय आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय आय आयोग का गठन किया गया। इनके सिफारिश पर ही 1951 में एनएसओ, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब तो ऑफिस प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग में लाया गया। भारत में जो है आर्थिक नियोजन जो विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। आर्थिक नियोजन जो है शुरुआत कब से हुई, उसके लिए बनाया गया योजना आयोग। उसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग कैसी संगठन है? यह एक गैर संवैधानिक संगठन। योजना आयोग एक संगठन, यह गैर संवैधानिक संगठन है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों का सर्वोत्तम पूंजी की, जिसमें पूंजी की प्रधानता हो। अब देखिए पर्यटन उद्योग में पूंजी क्या है, थोड़ा सा फर्क बनाए, वो तो आवागमन के लिए बनाए। चीनी उद्योग, उसका कच्चा माल किसान उत्पादन करता है, लेकिन इस लौह इस्पात उद्योग सबसे अधिक पूंजी निवेश। भारत का सबसे पुराना उद्योग जो है सबसे प्राचीन जो है वो वस्त्र उद्योग, सबसे अधिक इसमें निवेश किया गया। सर्वाधिक निवेश का जो है वो है इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया। चीनी उद्योग, इसे संरक्षण का शिशु
संरक्षण का शिशु कहा जाता है। इसे लगातार जो है सरकार से आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया। राह का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थिति से स्थल से संबंधित है? अब राह का टीला देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है, राह किसका है? वहां पर कुछ जले हुए अवशेष प्राप्त होते हैं। राह का से जरूरत यहाँ पर है, कुछ जले हुए अवशेष प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से हमें क्या प्राप्त होता है? ब्रह्मगिरी से जो है ये नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होता है। कुलडीहवा से सर्वप्रथम चावल की खेती, चावल की कृषि कार्य किए जाने का साक्ष्य मिलता है। कुलडीहवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, विंध्य घाटी क्षेत्र में अवस्थित। वो है संगुन कल्लू, संगुन कल्लू में राह का टीला मिला है। ऐसा प्रतीत होता है वह सभी हड़प्पा काल का सभ्यता है कि भाई कहीं कहीं आग लगा दिया गया हो और वहां पर सभ्यता को विनाश कर दिया गया हो आग से। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? चावल हड़प्पा कालीन क्षेत्र में तो रंगपुर से चावल की भूसी, रंगपुर से चावल की भूसी प्राप्त हुआ है। और लोथल से जो है चावल का अवशेष प्राप्त हुआ है। वनावली एकमात्र ऐसा शहर, एकमात्र नगर जहां की सड़कें समकोण पर नहीं काटती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा गया। हड़प्पा को मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा गया। हड़प्पा को मृतकों का टीला कहा गया, मोहनजोदड़ो को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन कहाँ मिलता है? अब देखो ये क्या कहते हैं, ये ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद है। प्राचीनतम वेद है। इसे मंत्रों का संग्रह, इसे क्या बोलते हैं? इसे मंत्रों का संग्रह कहते हैं। मंत्रों का संग्रह। यजुर्वेद ये सबसे बड़ा वेद है, सबसे बड़ा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसका दो भाग है, एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद यह विश्व की सबसे पहली संगीत की पुस्तक, विश्व की सबसे पहली संगीत की। और गृह सूत्र से हमें विवाह, गृह घर, इससे हमें विवाह और तमाम प्रकार के जो संस्कार थे, 16 संस्कार में विवाह आता है, तो गृह सूत्र से हमें संस्कार की जानकारी मिलती है। 16 संस्कार में 16 संस्कार है, इसमें 15वां जो है वह विवाह होता है। तो इस काल में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? भारत के जब शासक कौन थे? राजा अशोक था। अशोक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में बदल दिया था। हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म के समर्थक थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का शासक है जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये जो है दोनों वैष्णव धर्म से
संबंधी थे। बस उसने नेपाल के अलावा श्रीलंका और विश्व के अन्य देशों में भी उसने अपने दूत को भेजा ताकि वहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार हो सके। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंश का शासक राजा बिंबिसार का ये राजवैद्य था, जो गौतम बुद्ध का भी चिकित्सा किया। और चंड प्रद्युत इसका भी वह जो है सो चिकित्सा किया। जीवक एक वेश्या की बेटा था, एक वेश्या का पुत्र था। प्रसेनजीत ये कौशल नरेश थे, कौशल का राजा था। उदयन जो है यह उदय ये आपका कौशाम्बी नरेश हुआ करता। सभी जो है चारों अलग अलग राजवंश से जुड़े होते हैं। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। उसके फाहियान कब आया? फाहियान जो भारत में ये लगभग ये 399 से 414 एडी तक। उसके बाद आया हुएनसांग कब आया? हुएनसांग आया लगभग 630 से 643 के लगभग। और तीसरा था इत सिंह, ये आता है 671-73 के बीच आता है, अर्थात 7वीं शताब्दी में इत सिंह आते। तीसरा चीनी यात्री था जो भारत आया था। कृष्णदेव के दरबार, कृष्णदेव राय कहाँ का राजा था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का राजा। विजयनगर की राजधानी का अवशेष कहाँ से मिला है? हम्पी से मिला है। तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक से प्राप्त होता है। कृष्णदेव राय का शासन काल है 1509 से 1529। इसके काल में जो है 8 तेलुगु के विद्वान कवि जो होते थे, तेलुगु कन्नड़ दोनों था, उसे कहा गया अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान। ये होते थे शिवाजी के शासनकाल। शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना होता है। जैसे भारत का जो पहला मकबरा है वो तो मकबरा बनवाया इल्तुतमिश ने सुल्तानगरही में पहला मकबरा, भारत का जो पहला मकबरा है वो सुल्तानगरही में बनवाया गया। पहला मकबरा वो सुल्तानगरही में बनवाया गया। और बलबन का जो मकबरा है वो दिल्ली में तुब्बत इस्लाम मस्जिद, तुब्बत इस्लाम मस्जिद की प्रांगण में ये बना हुआ है बलबन का मकबरा। हुमायूं का मकबरा भूत बाद में बना, इसका मकबरा भी दिल्ली में ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। अलाउद्दीन का मकबरा भी दिल्ली में ही है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासनकाल को देखा था वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी दिल्ली में है, जिसने 1 2 नहीं 7 सुल्तान के शासनकाल को देखा। शेख फरीद लाहौर में थे और ये इनके उपदेश को, इनके कुछ महत्वपूर्ण विचार को आपके सिख धर्म की जो महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनके विचार को शामिल किया गया है।
निजामुद्दीन औलिया ने शाह सुल्तान के शासनकाल को देखा और ये अमीर खुसरो आठ सुल्तान के शासनकाल को देख, अमीर खुसरो जो है आठ सुल्तान के शासनकाल को देख। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? अब देखो सबको जोड़। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक, लॉर्ड हार्डिंग 1800, लॉर्ड हार्डिंग ये 1800 नहीं 1900, 1910 से 16, डफरिन 1884 से 88, करजन 1899 से 1905, तो लॉर्ड हार्डिंग 6 वर्ष, करजन 5 वर्ष और अन्य दोनों जो है 2-2 वर्ष रहा, अन्य दोनों 2-2 वर्ष रहा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? 1 अगस्त 1920, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी दिन करना था और इसी दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती। तो थे शौकत अली, जो कि खिलाफत आंदोलन के जन्मदाता, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन के प्रणेता हुए और इनके कहने पर ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे और इसी इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का निर्माता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, ये आपके मिसाइल मैल के नाम जाने गए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है राज्यसभा में ही लाया जाएगा और राज्यसभा जब इसे बहुमत से पास कर देगा तब जाएगा लोकसभा में और लोकसभा जब बहुमत से पास कर देगा तब इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन पहला प्रस्ताव जो आएगा वह हर हाल में राज्यसभा में ही लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संसद के किसी भी सदन में ये जो है यदि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो वह किसी सदन में लाया जा सकता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्री की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्री की संख्या अधिकतम निम्न सदन अर्थात लोकसभा का 543 गुणे 15/100 अधिकतम इतना ही मंत्री हो सकता है। जबकि 93वां संविधान संशोधन के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान किया गया। ओबीसी को शैक्षणिक संस्थान में भी आरक्षण प्रदान किया गया। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई है। कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वो कौन है? वो है महान्यायवादी, एकमात्र अधिकारी जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी वह लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 88 के आधार पर वहां होने वाले मतदान में भाग नहीं लेता।
महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। अनुच्छेद 76 आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में आर वेंकटरमणी भारत के महान्यायवादी। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 226 क्या है? ये 226 से हाई कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार। मौलिक अधिकार के संरक्षण में जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो है आपका अनुच्छेद 226। 239 क्या है? 239 है केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति जब उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं उसका है। 243 में है पंचायती राज। इस अनुच्छेद 243 को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक कुल 16 अनुच्छेद में इसे रखा गया। इसे कुल 16 अनुच्छेद 243 और 219 में क्या है? 219 है ये हाई कोर्ट का जज जो है जो शपथ लेते हैं उनका शपथ कौन दिलाएंगे? उन्हें राज्यपाल के द्वारा जो शपथ दिलाया जाता है। अब देखिए चारों का चारों अनुच्छेद आपका स्पष्ट हो चुका है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? वो नरगिस दत्त। आपके वर्तमान जो संजय दत्त की माता, सुनील दत्त की पत्नी, तो नरगिस दत्त पहली महिला रही या पहली ये राज्यसभा की ये फिल्म हीरोइन रही जो राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई थी। हेमा मालिनी देखिए अभी आपकी मथुरा से सांसद है, ये निर्वाचित प्रतिनिधि। जयललिता ये तमिलनाडु की सीएम, पहली महिला सीएम तमिलनाडु की रह चुकी। वैजयंती माला बाली भी इन्हें भी जो है राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के मेंबर के लिए। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर किसकी परामर्श लेने का अधिकार है? अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। केवल और केवल सलाह लेने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को ही है। उसके लिए अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी संवैधानिक विषय पर सलाह मांग सकते हैं कि उस पर क्या उनको करना चाहिए। सलाह को मानना ना मानना राष्ट्रपति की मर्जी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण? अनुच्छेद 352 क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है। जब देश पर विदेशी आक्रमण हो तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। 353 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब जो है संसद राष्ट्र सूची से जुड़े हुए विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। यहाँ पर 354 क्या कहता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद का कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 355 कहता है 355 की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी होगा। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दल में सीपीआई, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया और 1964 में ये सीपीआई और सीपीआईएम के रूप में 2 भागों में बंट गया। वर्तमान में सीपीआईएम जो है वो भारत की राष्ट्रीय पार्टी है जबकि साम्यवादी दल जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो हर एक प्रश्न के साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, क्यों और कैसे के साथ नॉलेज। यहाँ भी देखिए स्थापना कब हुआ? 1925 में हुआ। किसने किया? एम.एन. राय ने किया। कहाँ किया? तो कानपुर में किया। विभाजन कब हुआ? तो 1964 में। तो कई सवाल को जवाब देने में आप सक्षम हो जाते हैं। चलिए आज की सब 6 सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन पुनः जो है नए सेशन में नए सेट के साथ नए क्वेश्चन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।